नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, यूनिट 8, 9 और 10 हम पढ़ चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें देखकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बात करें हम आज की कहानी की यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 में हम 9 कहानियों को पढ़ चुके हैं। 21 कहानियाँ इसमें शामिल हैं, ये हम सभी जानते हैं। और आज इसी श्रृंखला में हम 10वीं कहानी को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम श्री जयशंकर प्रसाद जी के विषय में तथा उनकी अन्य रचनाओं के विषय में जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1989 को हुआ था और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी को मूर्धन्य और युग परिवर्तक कवि कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, कवि और कहानीकार थे। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी में सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के दादाजी का नाम शिव रतन साहू और पिताजी का नाम देवकी प्रसाद साहू था और बड़े भाई शंभू रत्न थे। प्रसाद जी के दादाजी और पिताजी काशी में तंबाकू का व्यापार करते थे, जिसके कारण इनका पूरा काशी में सुघनी साहू के नाम से इनका परिवार प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद जी ने दोस्तों ऐतिहासिक लेखन बहुत अधिक किया है और आज की जो हमारी कहानी है आकाशदीप, वो भी एक ऐतिहासिक कहानी ही है। तो दोस्तों, पहले जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रसिद्ध हैं। प्रेम पथिक 1913 में, कानन कुसुम ये भी 1913 में, महाराणा का महत्व 1914 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 में, उर्वशी जो कि एक चंपू काव्य है, ये 1909 में आया। वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, शोकोच्छ्वास जो कि एक कविता है, ये 1910 में, अयोध्या का उद्धार ये 1910 में और वभ्रु वाहन ये 1911 में। ये उनके कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ थीं, जो परीक्षा में लगभग हर बार पूछी जाती हैं। तो इनको आप इनके जो ईयर हैं उनके क्रम के अनुसार आप इनको अच्छे से याद कर लें। अब बात करते हैं इनके नाटकों की। सज्जन इनका जो नाटक है वो 1910 में आया। कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1913 में, प्रायश्चित 1913 में, राज्यश्री 1914 में, विशाखा 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, चंद्रगुप्त 1928 में, स्कंदगुप्त ये भी 1928 में, एक घूंट ये 1929 में, ध्रुव स्वामिनी 1932 में, अग्निमित्र 1913 में। दोस्तों, जब हमने नाटकों की यूनिट की थी तो इसके हम 3 नाटक जो हमारे सिलेबस में हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, हम पढ़ भी चुके हैं।
अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों की। इनका जो छाया कहानी संग्रह है वो 1914 में आया, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1913 में, इंद्रजाल 1936 में और प्रसाद संगीत, ये इस नाम से जो इन्होंने नाटक लिखे उनके गीत हैं इसके अंतर्गत। ये गीतों का संग्रह है। बात करें इनके उपन्यासों की तो कंकाल 1913 में, तितली 1913 में, इरावती, ये इनका उपन्यास जो था ये अधूरा रह गया था। इनके जो निबंध हैं वे हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनका प्रसिद्ध निबंध है। प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी थी दोस्तों। प्रथम कहानी इनकी ग्राम थी जो 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी की कुल 5 कहानी संग्रह हैं, जिसमें जो छाया ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये इनके कहानी संग्रह हैं 5। आकाशदीप जो इनका कहानी संग्रह है उसमें टोटल 19 कहानियाँ हैं। जिन कहानियों के 19 कहानियों के नाम इस प्रकार हैं: आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ये आकाशदीप कहानी संग्रह की टोटल 19 कहानियाँ हैं। क्योंकि नेट में जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न इधर उधर से ही बनते हैं। कहानी से कम बनेंगे लेकिन प्रश्न उनकी बाकी रचनाओं से अधिक बनेंगे। अब बात करते हैं हम आकाशदीप कहानी की। आकाशदीप जो कहानी संग्रह है इसमें 3 कहानियाँ जो हैं वो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक कहानियाँ, नाटक ये सब अधिक लिखते थे। जिसमें से जो 3 ऐतिहासिक कहानियाँ हैं वे है आकाशदीप, ममता और तीसरी है स्वर्ग के खंडर में। आकाशदीप एक रोमांटिक प्रणय प्रधान कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप कहानी के माध्यम से कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देना चाहते हैं। अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेम का बलिदान देना कहानी के उद्देश्य को दर्शाता है। आदर्श प्रेम की स्थापना तथा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य विजय को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य है। कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन कराती है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया है। अब बात करते हैं कहानी के पात्रों की। बुद्धगुप्त जो कि कहानी का प्रमुख पात्र है और कहानी का नायक भी है। ये ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है, महानाविक है, परिस्थितिवश जलदस्यु है और कहानी का नायक भी है। बहादुर है,
और वीर पुरुष है जो चंपा और खुद को मणिभद्र के चंगुल से आज़ाद करवाता है। चंपा एक क्षत्रिय बालिका है और कहानी की नायिका है। जलदस्यु की कैदी है और बुद्धगुप्त की प्रेमिका भी है। मणिभद्र पोत का अध्यक्ष है, कहानी का खलनायक है जिसने चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाकर रखा था। जया एक सेविका है, जंगल में निवास करने वाली एक युवती है। ताम्रलिप्ति, अभी हमने ताम्रलिप्ति नाम पढ़ा, ये क्या है? ताम्रलिप्ति जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था। विद्वानों का मत है कि वर्तमान ताम्लुक ही प्राचीन ताम्रलिप्ति था। भारतवर्ष में कलिंग, ताम्रलिप्ति आदि प्राचीन बंदरगाहों से भारतवासियों के जहाज़ बराबर सिंघल, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों की ओर जाते थे। तो ताम्रलिप्ति क्या है? ये एक नगर है। आकाशदीप कहानी जो है इसके बारे में बात करेंगे। आकाशदीप कहानी के 2 भाग हैं। पहला भाग जो है वे समुद्र में पोत पर तथा दूसरा भाग 5 वर्ष बाद चंपा द्वीप पर घटित होता है। दूसरे भाग में जो कहानी के लेखक हैं वे ये बताना चाहते हैं कि मानव के आचरण और व्यवहार को प्रेम और त्याग से बहुत कुछ बदला जा सकता है। यह कहानी प्रेम और कर्म के द्वंद्व पर आधारित कहानी है। अंत में कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। नायिका चंपा कर्तव्य के आगे अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। नारी के त्याग और कल्याण की भावना इस कहानी में मुखरित होते हैं। आकाशदीप कहानी की शुरुआत 2 बंदी चंपा और बुद्धगुप्त को बंधन से आज़ाद करवाने से शुरू होती है। यह हमने कहानी से रिलेटेड सारी चीज़ों को जाना। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। दोस्तों पूरी कहानी है जो है वो थोड़ी लंबी है और अगर मैं पूरी कहानी पढ़ूंगी तो शायद आप कहानी को समझने की बजाय उसमें भटक सकते हैं। इसलिए मैं कहानी का एक बहुत ही अच्छा सारांश आपके लिए लेके आई हूँ जिससे आपको वो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कहानी के सारांश को देख लेते हैं। चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी। भारतवर्ष में जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी में उसका घर था। उसके पिता वणिक मणिभद्र के यहाँ नाव पर प्रहरी थे। मणिभद्र भारत से बाहर जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों से व्यापार करता था। चंपा के माता पिता भी उसी जहाज़ पर साथ में जाते थे। माता की मृत्यु के उपरांत चंपा 8 वर्ष से पिता के नाव पर ही रहने लगी थी। एक बार बुद्धगुप्त ने अपने दस्यु दल सहित नाव लूटने के लिए उस नाव पर आक्रमण किया। चंपा के पिता ने अपने प्राणों पर खेलकर अपने मालिक की रक्षा की, किंतु वह स्वयं संघर्ष में मारे गए। मणिभद्र ने बुद्धगुप्त को बंदी बना लिया। पिता के मरने के बाद चंपा अकेली रह गई। निराश्रित चंपा को मणिभद्र अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहता था। चंपा ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप मणिभद्र ने चंपा को भी बंदी बना लिया। बुद्धगुप्त भारत का रहने वाला एक क्षत्रिय था। वह ताम्रलिप्ति का निवासी था। बहुत दिनों से हत्या, लूट मार करके वह अपना जीवन व्यतीत करता था। मणिभद्र एक विशाल जलपोत में उसे किसी अपरिचित द्वीप में छोड़ने
जा रहा था। रात का समय था, लहरों में जहाज उतरता जा रहा था। बुद्धगुप्त ने चंपा से मुक्त होने के लिए कहा। चंपा अपनी स्वीकृति देती है, यानी दोनों उस जहाज से भागना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे का बंधन काटकर उस जहाज से मुक्त हो जाते हैं। चंपा महानाविक की कटार चुपचाप लुढ़का कर खींच लेती है। रात्रि के अंधकार में दोनों हर्ष अतिरेक से एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। सवेरा होने पर महानाविक ने उनको पुनः बंदी बनाने का प्रयत्न किया। बुद्धगुप्त और महानाविक में दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। मणिभद्र पहले ही मारा जा चुका था। महानाविक ने वरुण की शपथ लेकर क्षमा याचना की। पोत पर अब बुद्धगुप्त का अधिकार हो गया था। चंपा और बुद्धगुप्त उस पोत को लेकर एक नए द्वीप पर जा पहुँचे। यहाँ तक की कहानी में दोस्तों हमने समझा कि चंपा जो 8 वर्ष की थी तो उसके माता पिता दोनों ही मर चुके हैं। बुद्धगुप्त एक क्षत्रिय है, परंतु वह एक तरह का चोरी और डकैती डालने वाला एक नाविक है, जो कि बड़े बड़े जहाज़ों पर चोरी और डकैती करता है, लोगों को हत्या भी कर देता है। बाद में मणिभद्र ने चंपा और बुद्धगुप्त को दोनों को ही बंदी बना रखा था। दोनों ने उसे मारकर तथा उस नाव के जो नाव के जो मालिक थे उनको भी मारकर दोनों उस पोत पर अधिकार जमा लेते हैं। अब चंपा और बुद्धगुप्त उस पोत को लेकर एक नए द्वीप पर जा पहुँचे, जिसका नाम बुद्धगुप्त ने चंपा के नाम पर चंपाद्वीप रखा था। बुद्धगुप्त व्यापार द्वारा समृद्धि प्राप्त करने लगता है। उसने द्वीप के आदिवासियों पर अपना अधिकार जमा लिया था, किंतु चंपा के हृदय में पितृघातक बुद्धगुप्त के प्रतिशोध की भावना जागृत है, क्योंकि अपने पोत को बचाते हुए चंपा के पिता जो है बुद्धगुप्त से युद्ध करते हुए मारे गए थे, जिसके लिए चंपा हृदय में उससे थोड़ा सा प्रतिशोध रखती है। वह अपने पास कटार हमेशा छिपा कर रखती है। कभी कभी बुद्धगुप्त के प्रति उसके हृदय में प्रणय भी उमड़ता रहता है। बुद्धगुप्त ने चंपा के लिए एक शानदार महल बनवाया। चंपा को वह रानी कहता है, किंतु चंपा ने अभी तक उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। वह अपने महल में बैठकर अभ्रक की मंजुषा में आकाशदीप जलाती रहती है। बुद्धगुप्त को उसने बताया कि वह अपने मृत पिता को आकाशदीप दिखाती है, जिससे उसकी पथभ्रष्ट आत्मा को मार्ग मिले। उसने कहा कि माँ भी इसी प्रकार दीप जलाकर अपने पति की प्रतीक्षा किया करती थी। बुद्धगुप्त ने चंपा की इच्छा समझकर चंपाद्वीप में एक विशाल प्रकाश स्तंभ भी बनवाया। उसके प्रकाश में कमरे में बैठकर दोनों प्रेम की बातें किया करते थे। एक दिन चंपा अपनी सखी जया के साथ विहार कर रही थी। बुद्धगुप्त भी अपनी नाव लेकर वहां पर पहुंच गया। चंपा उसकी नाव में आ गई। दोनों जल विहार करते हुए बहुत दूर तक निकल गए। चंपा के हृदय में प्रतिशोध की भावना अब समाप्त हो गई थी। उसने अपने पास छिपाकर रखी हुई उस कटार को फेंक दिया और कहा, अब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। चंपाद्वीप स्तब्ध आकाशदीप नियमित रूप से जलने लगा। बुद्धगुप्त से प्रेम करते हुए भी वह उसके विवाह के बंधन में नहीं बंध पाती। बुद्धगुप्त ने अनुभव किया कि वह चंपाद्वीप में चंपा के साथ विवाह किए बिना नहीं रह सकेगा। अतः वह भारत चलने की इच्छा प्रकट करता है, किंतु चंपा
उस स्थान को छोड़कर जाने की अनिच्छा व्यक्त करती है। अब कहानी का अंतिम पक्ष मैं पढ़ूंगी। बुद्धगुप्त भारत लौट रहा है। चंपा आंखों में आंसू भरे हुए आकाशदीप जला रही है और यह सब कुछ वह देख रही है। उसका जीवन जो है वह साधना में व्यतीत होने लगा है। क्यों? क्योंकि बुद्धगुप्त तो अब भारत लौट चुका है और चंपा उसी चंपादीप पर रह रही है। वह नियमित रूप से आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी मृत्यु के कुछ समय तक चंपादीप के निवासी उसकी स्मृति में वह दीप जलाते हैं। यानी इस कहानी में चंपा की अंत में मृत्यु हो जाती है और चंपादीप के जो निवासी थे उसकी याद में आकाशदीप को जलाते हैं और उत्सव विधि संपन्न करते हैं। अंत में काल के कठोर हाथों ने उस स्तंभ को भी धराशायी कर उसे इतिहास के पन्नों की वस्तु बना दिया। स्तंभ वह है दोस्तों जो बुद्धगुप्त ने चंपा के लिए प्रकाश स्तंभ बनवाया था। धीरे धीरे वह प्रकाश स्तंभ भी समय बीतने पर ख़त्म हो जाता है और यह कहानी केवल इतिहास के पन्नों में दफन हो जाती है। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। मैंने आपको आकाशदीप कहानी से रिलेटेड तथा जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड सभी बातें जो ज़रूरी हैं और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।